गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान में राजनीतिक जागृति एक टॉपिक दे रखा है स्कूल लेक्चरर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम देखेंगे कि राजस्थान में जो राजनीतिक जागृति का काम है वो कई संस्थाओं ने मिलकर किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जैसे दक्षिणी राजस्थान में देखें तो समसभा की है, गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी 1883 में। इसके अलावा सेवा समिति है 1915 में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है 1927 में। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का जो जनक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। डॉक्टर MS जैन हुए, उन्होंने राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया। इन्होंने बोला कि 1927 से पहले प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं का राजस्थान में राजनीतिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 1927 के बाद से लेकर 1938 तक राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना काल माना जाता है इसे। इस दौरान 1927 में जैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी, इसके बाद में अनेक संस्थाएं बनी। 1938 से प्रजामंडल सक्रिय हो गए, ज़्यादातर प्रजामंडल 1938 या उसके बाद ही बने। तो प्रजामंडलों ने संघर्ष शुरू किया और उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की उन्होंने। तो ये काल प्रजामंडल और उत्तरदायी शासन हेतु संघर्ष का काल जाना जाता है। सबसे पहले हम संस्था पढ़ेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसके बारे में आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई थी और गणेश शंकर विद्यार्थी की उपाध्यक्षता में हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की उपाध्यक्षता में हुई थी, जो कानपुर से प्रताप नामक अखबार निकालते थे। आप सब लोग जानते होंगे, प्रताप अखबार के माध्यम से ही विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित किया था। तो ये याद होना चाहिए आपको। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, गणेश शंकर विद्यार्थी की उपाध्यक्षता में। इसमें अन्य सदस्य थे अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, अर्जुनलाल सेठी हो गया, स्वामी नरसिंह सरस्वती, सेठ गोविंदास। ये वो सदस्य हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। केसरी सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी नरसिंह सरस्वती, सेठ गोविंदास। ठीक है। इसका मुख्यालय इन्होंने कानपुर में रखा और राजस्थान में इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? कानपुर में। और राजस्थान में इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और रियासत के लोगों को कांग्रेस से जोड़ना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, उसमें इसे सहयोगी संस्था मान लिया गया, कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है RPSC के द्वारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था। तो कांग्रेस की सहयोगी संस्था इन्हें कानपुर अधिवेशन में मान लिया गया था। अब हम राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन पढ़ेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 1918 में हुआ, जिसमें इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? दिल्ली में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा इसका अधिवेशन हुआ दिसंबर 1919 में अमृतसर में। ये अधिवेशन जो थे वो कांग्रेस के साथ साथ हो रहे थे, क्योंकि इससे सहयोगी संस्था थी। सहयोगी संस्था तो हालांकि ये नागपुर अधिवेशन में मानते हैं, लेकिन ये साथ साथ ही करवा रहे थे। वो दिसंबर 1919 में कांग्रेस का भी अमृतसर में हुआ था, तो इन्होंने भी अमृतसर में करवा लिया। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में हुआ, इसका जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। याद रखना, तीसरा अजमेर में हुआ। चौथा दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुआ। इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो NC केलकर थे, लेकिन वो किसी कारण से नागपुर नहीं पहुंच पाए, इसलिए एक राजस्थानी जयपुर के निवासी थे गणेश नारायण सोमानी, उन्हें इसमें अध्यक्ष चुन लिया गया। याद रखना, चौथा जो दिसंबर नागपुर में होता है उसमें गणेश नारायण सोमानी जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये क्रम पूछते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों के। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में है। और पहले के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, तीसरे के भी जमनालाल बजाज है और चौथे के गणेश नारायण सोमानी थे। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। अब हम आगे चर्चा करेंगे राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में हुई थी। गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी
और हरि भाई किंकर, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसमें अध्यक्ष बने थे विजय सिंह पथिक और मंत्री थे रामनारायण चौधरी। इसके आजीवन 2 प्रकार के सदस्य थे, एक अस्थायी सदस्य थे और एक आजीवन सदस्य थे। आजीवन सदस्य बनने की एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि उन्हें अपनी निजी संपत्ति इस संस्था को डोनेट करनी पड़ती थी, दान देनी पड़ती थी। तो इसके कौन कौन आजीवन सदस्य रहे, तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अंजना देवी चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, नैनूराम शर्मा, कुंवर मदन सिंह करौली के थे, कुंवर मदन सिंह, नैनूराम शर्मा हाड़ौती कोटा के थे, लादूराम जोशी, ये इसके आजीवन सदस्य रहे। आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान सेवा संघ के निम्न में से कौन आजीवन सदस्य रहा है, तो ये आपको आने चाहिए। ये सारे लोग थे वो आजीवन सदस्य रहे। अब इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का, तो इसका स्थापना का उद्देश्य था जागीरदार और उनकी प्रजा के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और जनता के हितों को सरकार तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। फिर इसकी स्थापना तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन इसे 1920 में इसके मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, अक्टूबर 1920 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्धा से अजमेर में मुख्यालय कब बना इसका, अक्टूबर 1920 में बना। ठीक है, ये मैंने बता दिया आजीवन सदस्यता लेने की क्या कंडीशन थी, इन्हें अपनी निजी संपत्ति को संस्था को देना पड़ता था। एक ये चीज़ याद रखना कि जो राजस्थान सेवा संघ है, इसके सदस्यों का एक ध्येय वाक्य था, जान के खोप में कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, जान के खोप में कर्तव्य से ना हटूंगा कभी। अगर आपसे पूछ ले ये ध्येय वाक्य किस संस्था का है, तो ये राजस्थान सेवा संघ का था। अब राजस्थान सेवा संघ कुछ अखबार प्रकाशित करता था, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ कौन कौन से अखबार प्रकाशित करता था, तो मेजरली 3 अखबार हैं इनके। राजस्थान केसरी सबसे पहले यही निकाला था, जब ये बंद हो गया तो नवीन राजस्थान निकाल दिया, जब नवीन राजस्थान बंद हो गया तो उसी का नाम चेंज करके तरुण राजस्थान नाम से निकाला इन्होंने। जब तरुण राजस्थान पर भी रोक लग गई, तो ये अब नया क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके पास, जब तरुण राजस्थान पर रोक लगी तो ये पत्र किस नाम से प्रसारित होने लगा लोगों के बीच में, राजस्थान संदेश के नाम से प्रसारित होने लगा। तो अब से 4 आपको पेपर याद रखने होंगे, न्यूज़पेपर। ये पहले 3 याद रखते थे, राजस्थान केसरी, ये नहीं तो फिर नवीन राजस्थान बंद हुआ तो तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान पर रोक लगी तो राजस्थान संदेश अखबार, यही अखबार राजस्थान संदेश नाम से लोगों तक पहुंचने लग गया। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले राजस्थान केसरी की बात करते हैं। राजस्थान केसरी अखबार 1920 से वर्धा से निकाला गया था, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। ये एक साप्ताहिक अखबार था। ये क्या था, एक साप्ताहिक अखबार था। इसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, संपादक इसके विजय सिंह पथिक थे, सह संपादक इसके रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आशिया थे। ये दोनों इसके सह संपादक थे, रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आशिया। इस अखबार को आर्थिक सहायता देने वाले राजस्थानी थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने इन्हें आर्थिक सहायता दी थी, जबकि इस अखबार के व्यवस्थापक 2 लोग थे, हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंतरी। याद रखना आप, संपादक भी याद रखना विजय सिंह पथिक, सह संपादक रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आशिया। आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी, व्यवस्थापक हरिभाई किंकर थे और कन्हैयालाल कलंतरी थे। ये राजस्थानियों द्वारा निकाला गया पहला अखबार था या पत्र था, और देशी राज्यों का पहला मुखपत्र था। देशी राज्यों की प्रजा का पहला मुखपत्र भी यही था। देशी राज्यों की प्रजा का पहला मुखपत्र भी यही था। एक चीज़ याद रखना, अजमेर से इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया गया। कई किताबों में ये लिखा होता है कि राजस्थान केसरी का, जब राजस्थान केसरी जो राजस्थान सेवा संघ है उसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे, जब वो वर्धा से अजमेर आ गए तो वहाँ पर इस पत्र का संचालन किसने किया, राजस्थान केसरी का, तो सत्यदेव विद्यालंकर ने। कई किताबों में ये लिखा होता है कि अजमेर से इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंकर ने किया। तो दोनों तरीके से आप याद रखना। अगर आपसे ये पूछे कि जब विजय सिंह पथिक वर्धा से अजमेर आ गए, अपना कार्य क्षेत्र अजमेर को बना लिया, तब इस राजस्थान केसरी पत्र को वर्धा में कौन निकालता था, तो सत्यदेव विद्यालंकर। ये बात भी कहीं कहीं लिखी हुई है। कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि अजमेर में इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया जाता था। इसके बाद में एक अखबार है नवीन राजस्थान, जो जनवरी 1922 में निकाला गया। ये अजमेर से निकलता था, वो वर्धा से निकलता था, ये अजमेर से निकलता था। इसका संपादन रामनारायण चौधरी और किशोर सिंह वर्मा ने किया। मेन जो थे वो रामनारायण चौधरी थे, इसके अलावा किशोर सिंह वर्मा भी थे। इस अखबार पर
मेवाड़ रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इस अखबार का जो ध्येय कथन था वो था, धन वैभव की चाह नहीं, जीवन रहे या ना रहे। ठीक है, धन वैभव की चाह नहीं, ये कथन आ जाए तो आप बता देना ये नवीन राजस्थान का कथन है। जब नवीन राजस्थान पर मेवाड़ रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया तो उसी अखबार का नाम चेंज करके तरुण राजस्थान नाम से इन्होंने 1923 से प्रकाशित करना शुरू किया, एक नया अखबार, जिसके संपादक शोभालाल गुप्त थे, लेकिन वास्तविक संपादक इसके रामनारायण चौधरी ही थे। ये राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र बना। 1927 में इस अखबार को ब्यावर से जयनारायण व्यास ने निकाला। 1927 में याद रखना, इसे ब्यावर से किन्होंने निकाला? जयनारायण व्यास ने निकाला। और इसके संपादक याद रखना शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी थे। इसी अखबार के संवाददाता थे करौली में कुंवर मदन सिंह और हाड़ौती या कोटा में नैनूराम शर्मा, वो इसके संवाददाता थे। जब इस अखबार पर रोक लगी तो ये अखबार एक नए नाम से प्रसारित होने लग गया, लोगों तक पहुंचने लग गया, राजस्थान संदेश के नाम से। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा और ये नया फैक्ट है, याद रखना। किस नाम से जाने लग गया? राजस्थान संदेश के नाम से जाने लगे। अब एक चीज़ और याद रखनी है अपने को कि ये तो अखबार हो गए राजस्थान सेवा संघ के। अब राजस्थान सेवा संघ ने किन किन आंदोलनों में अहम रोल निभाया या नेतृत्व प्रदान किया, उनको मार्गदर्शन दिया। तो एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने मार्गदर्शन दिया, बेंगू किसान आंदोलन को इन्होंने मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सिरोही और उदयपुर के भील आंदोलनों का भी मार्गदर्शन इन्होंने किया था। ये याद रखना, आप कथन दिया वो आ जाए तो ये सत्य कथन होगा। इन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम के लिए इन्होंने उस वक्त भारत भक्त थे दीनबंधु एंड्रयूज, उन्हें राजस्थान की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संघ ने जो है देशी रियासतों की प्रजा की आवाज़ें या जो उन पर दमन कर रहे हैं, जागीरदारों द्वारा जो दमन किए जा रहे हैं, उन दमनों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उजागर करने के लिए कुछ लोगों की सहायता ली थी, जिनमें एक थी अंग्रेज लेडी थी कुमारी हडसन और एक थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के बारे में आपको पता होगा, सिक्कर आंदोलन के बारे में भी इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्वेश्चन उठाए थे, सिक्कर आंदोलन से संबंधित इन्होंने। तो इन लोगों को इन्होंने सहायता ली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त पर जो है तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायालय द्वारा रामनारायण चौधरी को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन शोभालाल गुप्त को 2 साल की सज़ा होती है। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जब तरुण राजस्थान में जो इन्होंने सामग्री प्रस्तुत की, प्रकाशित की, उसे देशद्रोहात्मक माना और उस आधार पर 2 वर्ष की सजा हुई किसे? शोभालाल गुप्त को। इसी दौर में 1924 में ही मेवाड़ सरकार ने भी पथिक को गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सज़ा सुनाई थी और फिर उन्हें अप्रैल 1927 में छोड़ दिया था। आगे चलकर आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ही रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं विचारों को लेकर, उसको चलाने को तरीकों को लेकर, जिसके चलते 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। ये डेट भी आप याद रखना कि 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। इसके बाद में इसका वापस रिवाइवल किसने किया, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसका वापस रिवाइवल किया, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जमनालाल बजाज ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।